हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, राइट। और ये टॉपिक्स हमारे क्या क्या थे कि हमने कूलॉम्स लॉ की वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म्स डिस्कस कर ली थी, राइट। उसमें हमने क्या देखा था कि एक वैक्यूम के लिए क्या होगा, अगर कंप्लीटली फिल्ड एक मीडियम है बिटवीन द चार्जेस देन आप किस तरह से अप्लाई करोगे, एंड इफ देयर आर पार्शली फिल्ड मीडियम देन आप कूलॉम्स लॉ को किस तरह से अप्लाई करोगे, राइट। ये सारी चीजें हमने डील करी थी। आफ्टर दैट वी हैव आल्सो डिस्कस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, और उसकी मैंने कुछ डिफरेंट फॉर्म्स बता दी थी। प्लस प्लस चार्जेज है अगर तो किस तरह से हमारा जो फोर्स होगा वेक्टर फॉर्म में वो आएगा, एंड F12 F21 वो वैल्यूज निकालनी थी, राइट। एंड देन हमने नेगेटिव चार्जेस के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के लिए आपको जो एक होमवर्क प्रॉब्लम दे दी थी, तो आई थिंक वो आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। सो आज हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू कूलॉम्स लॉ, ठीक है। जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा, जो 2-3-4 टॉपिक्स जो पढ़े हुए हैं, वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स, फाइन, जिससे कि आपको ये समझ आए कि जो हमने पढ़ा है इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे, किस तरह से हमें वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, वो हम लोगों को किस तरह से अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। So we have a question that in the given in the notes, तो क्वेश्चन नंबर 1, असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका, और ये आपको लिंक में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ये असाइनमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ electrons per second, how much time is required? How much time is required to get the total charge? To get the total charge of 1 coulomb from it, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इसमें क्या बोला गया कि एक बॉडी है जिसमें से 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट द टोटल चार्ज ऑफ 1 coulomb फ्रॉम इट, मीन्स उस बॉडी के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 coulomb चार्ज जनरेट करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हमें पता है 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आ रहे हैं। इट मींस पहले हम ये निकाल लें कि पर सेकंड चार्ज कितना एग्जिट कर रहा है, चार्ज कितना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड है। अच्छा, दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, हम ये निकाल लें कि 1 coulomb में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कितने होंगे, ठीक है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 1 coulomb चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने सेकंड में बाहर आएंगे। कैसे? क्योंकि मुझे दिया हुआ है रेट, इलेक्ट्रॉन्स के बाहर आने का रेट दिया हुआ है, ठीक है। सो क्या करेंगे हम लोग जो है सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, number of electrons in 1 coulomb charge कितने होंगे? आपको पता है क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल्स टू q अपॉन e। तो ये n, q कितना है 1 coulomb, e कितना है 1.6 इंटू 10.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं पर इन 1 coulomb चार्ज। टू जनरेट 1 coulomb चार्ज, टू गेट द 1 coulomb चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी रिक्वायर टू रिमूव फ्रॉम इट? 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब इसने क्या बोला कि 10⁻19 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बाहर आ रहे हैं उसमें से,
देन अब अगर हम यहां से देखें कि अगर 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, देन इतने इलेक्ट्रॉन्स कितने सेकेंड में बाहर आएंगे। सो क्या लिखोगे आप? द टाइम रिक्वायर्ड टू गिव्स आउट 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? इट विल बी 6.25 into 10⁻18 divided by this 10⁻9. So you will get 6.25 into 10⁻9 सेकेंड। इतना टाइम मुझे लगेगा 1 कूलम्ब चार्ज क्रिएट करने में। क्लियर? सो दैट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अभी इसने टाइम पूछा है, मे बी आपसे टाइम दे दे और बोले कि इस टाइम में बताओ कितना चार्ज क्रिएट हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड बोल सकता है, या फिर टाइम दे देगा और टोटल चार्ज दे देगा। देन मे बी इट कैन आस्क कि बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं, ठीक है, या पर सेकेंड जो है उसमें से एग्जिट आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। एक तो आपसे टाइम पूछ सकता है, जो कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा आपको क्या बोलेगा कि आपको चार्ज दे देगा टोटल, कि इतना चार्ज मैंने क्रिएट किया, और आपको टाइम भी दे देगा कि इतना टाइम लगा। ये भी आपसे ये पूछ सकता है कि टोटल चार्ज कितना बनेगा, अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इन अ गिवन टाइम कितना टोटल चार्ज बनेगा। फाइन। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी फ्रॉम दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं जरा। सो क्वेश्चन नंबर अनदर इज like question number 2 I am dealing, and that question is what? 2 bodies A and B carry charges 3 microcoulomb and 0.44 microcoulomb, ठीक है। How many electrons should be transferred from A to B so that they acquire equal charges? It means इसने बोला एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास A, दूसरा ऑब्जेक्ट है B, ठीक है, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, एंड दैट क्वेश्चन इज सेइंग कि दे हैव 3 माइक्रोकूलम्ब, इसके ऊपर 3 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है, एंड दैट बी हैव -0.44 कूलम्ब माइक्रोकूलम्ब, एंड द क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पर कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर होने चाहिए, सो दैट दे एक्वायर इक्वल चार्जेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी सो दैट दे एक्वायर्ड इक्वल चार्जेस। इक्वल चार्जेस मीन्स इसके ऊपर जो चार्ज है, अगर क्यू ए है, ये इक्वल हो जाए क्यू बी के मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, इक्वल हो जाए क्यू बी के। तो अब कितना चार्ज होना चाहिए इन दोनों का, ये हमें देखना पड़ेगा। तो भाई अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि दोनों पर इक्वल चार्ज होगा कितना कितना, राइट। सो इफ यू कनेक्ट, सपोज इफ यू कनेक्ट दीज 2 स्फीयर्स, देन व्हाट विल हैपन, ये दोनों स्फीयर क्या करेंगे, आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, चार्जेस को शेयर करेंगे, ठीक है। तो कुछ चार्ज जो है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ए टू बी जाएंगे, एंड देन व्हाट हैपेंस कि इसके ऊपर चार्ज है, एंड देन इसका चार्ज इंक्रीज होगा, इसका चार्ज डिक्रीज होगा। एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस है, तो किस तरह से करोगे आप, चार्जेस ऑन सॉल्यूशन कैसे करना है, चार्जेस ऑन ईच स्फीयर कितना होगा, ये कैसे निकालोगे, तो दोनों चार्जेस को ऐड करो एंड डिवाइड कर दो, कितने से, 2 से। दोनों चार्जेस को ऐड करो तो 3 प्लस -0.44 डिवाइडेड बाई 2, सो यू विल गेट 3 minus 44, so 2.56 divided by 2, and that is 1.28 माइक्रोकूलम। इतना चार्ज दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आ जाएगा व्हेन दे कनेक्टेड टू ईच अदर। जब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दोगे आप,
तो दोनों के ऊपर जो चार्ज आएगा फाइनली इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कितना कितना आएगा 1.2 माइक्रोकूलम। अब 1.2 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा, इट मींस कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए ये पूछा है इसने। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी सो दैट दे एक्वायर इक्वल चार्जेस। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पड़े यहां से, देखो जरा। अब भाई इतना चार्ज आ गया फाइनली, इट मींस पहले चार्ज इस ऑब्जेक्ट पर कितना था 3, कितना रह गया 1.28 माइक्रोकूलम। इट मींस ट्रांसफर कितना हो गया, चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, कितना ट्रांसफर हो गया Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। अब N इंटू ई यहां लगा नहीं सकते बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे हम भाई, पहले जितना चार्ज था 3 माइक्रोकूलम माइनस अभी इक्विलिब्रियम में कितना रह गया दिस। इट मींस इसमें से जब आप माइनस करोगे यू विल गेट 2 and here it is 7 and this is 1.72, right? 1.72 माइक्रोकूलम इतना चार्ज ट्रांसफर हो गया। कहाँ ट्रांसफर हो गया, ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट पर। क्लियर, ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी पर कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया 1.72 माइक्रोकूलम। कैसे निकाला, इतना हमारा इक्विलिब्रियम का चार्ज आया, ये इनिशियल चार्ज था तो मैंने इसमें से उसको माइनस कर दिया, ये वैल्यू आ गई। आप यहां से भी कर सकते हो, क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर पहले इतना चार्ज था बाद में इतना हो गया, इट मींस इसके ऊपर कुछ इंक्रीज हुआ चार्ज, कितना इंक्रीज हुआ वो कैसे निकलेगा, दिस चार्ज माइनस दिस चार्ज। सो माइनस जब इसको करोगे तो ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो फाइनली आप देखोगे यही चार्ज आएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब बहुत आसानी से निकल जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कैसे निकालोगे, n इज इक्वल्स टू Q अपॉन E। चार्ज ट्रांसफर्ड इज दिस Q, सो 1.72 इंटू 10⁻⁻6 कूलम में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नाउ यू कैन सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, so that is your answer, just solve it and you will get the answer, fine। so that was the second question and again it is very important, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुए, एक तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जब आप बॉडीज को कनेक्ट करते हो तो किस तरह से चार्ज ट्रांसफर होते हैं वो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ, एंड सेकेंड वन आपने जो है चार्ज कैसे निकालना है ये वाला कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हो गया, क्वांटाइजेशन वाला। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट, अगेन कूलम्स लॉ और चार्जेस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हम लोग इस टॉपिक इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द स्पेशल क्लास फॉर कूलम्स लॉ, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ एंड चार्जेस, राइट। सो वन मोर क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं एक जरा, एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है एंड इसमें यहाँ पर मल्टीपल चार्जेस वाला कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारा, बेसिकली इसने बोला 2.3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, दैट इज 3 माइक्रोकूलम एट x इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास 3 चार्जेस हैं। ठीक है, 3 चार्जेस हैं, इनको कहाँ रखा गया, x एक्सिस पर रखा गया, ये x एक्सिस है। एक चार्ज हमने रखा है कौन सा, 3 माइक्रोकूलम एट x इज इक्वल्स टू 0, 3 माइक्रोकूलम x इज इक्वल्स टू 0 पर रखा, यहाँ ये x इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ रखा हुआ 3 माइक्रोकूलम।
आफ्टर दैट -4 माइक्रोकुलाम एट x इज इक्वल्स टू 50, -4 माइक्रोकुलाम x इज इक्वल्स टू 50 पर रखा है। कितना है? -4 माइक्रोकुलाम। दिस वन इज सपोज Q1, दिस वन इज Q2, एंड आफ्टर द थर्ड चार्ज इज -5 माइक्रोकुलाम at x is equals to 120 centimeter. So let me suppose here this is what x is equals to 120 centimeter, and कितना चार्ज है? 5 माइक्रोकुलाम, वो भी नेगेटिव। सो दिस इज सपोज Q3। ये 3 चार्जेस रखे हुए हैं। देन इसने बोला कैलकुलेट द फोर्स ऑन -4 माइक्रोकुलाम। कैलकुलेट द फोर्स ऑन -4 माइक्रोकुलाम। तो देखो जरा कैसे निकालोगे। इस वाले चार्ज पर फोर्स बताना है। तो क्या कर रहे हैं? अब यहां पर मल्टीपल चार्जेस हैं, वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? चार्जेस सारे जो अनदर चार्जेस है इसके सराउंडिंग में, जो हमारा ये वाला चार्ज है -4 माइक्रोकुलाम, तो इसके सराउंडिंग में एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। इन दोनों की वजह से फोर्स निकाल लो एंड देन जस्ट चेक आउट द डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस एंड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन उनका वेक्टर सम ले लो। ये आ जाएगा हमारा टोटल जो नेट फोर्स आएगा। सो दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, मल्टीपल फोर्सेस के लिए। तो मल्टीपल फोर्सेस अगर लग रहे हैं, मल्टीपल चार्जेस हैं, तो मल्टीपल फोर्सेस आएंगे उस किसी एक चार्ज के ऊपर। उसके लिए किस तरह से करेंगे, तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पर, बिकॉज वी हैव नॉट डिस्कस्ड दैट कॉन्सेप्ट टिल नाउ। तो इसमें यह है कि भाई अगर हमारे पास ये चार्ज है सपोज Q0 चार्ज, एंड उसके सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं एट सम डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो क्या करना है आपने? ये सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा इसको कैलकुलेट कर लो। सो लेट मी सपोज ये हमारा F01 आया। F01 मीन्स फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1। ये वाला आया सपोज F02 या F03 एंड दिस वन इज F04। देन क्या करना है? इन सबका नेट अगर निकालना है तो इन सबका वेक्टर सम हो जाएगा। F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F04। So that is the procedure to calculate the force due to multiple charges। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी, तो वेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेक्टर एडिशन आना चाहिए, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ होगा ऑलरेडी। सो ट्राइंगल रूल और पैरेललोग्राम मेथड दोनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वो भी हम यूज करेंगे एंड वी विल ऑल्सो सी सम वेक्टर फॉर्मुलेशन ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? फोर्स ऑन दिस Q2 कैसे निकलेगा? फोर्स ऑन सॉल्यूशन कैसे करना है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 कितना आएगा? F21 क्या आएगा बताइए जरा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दैट डिस्टेंस। अगर मैं ये R1 डिस्टेंस मान लेता हूं तो दैट R1 स्क्वायर। ठीक है, एंड अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है कि भाई ये वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो R1 कैप लगाना पड़ेगा। अब R1 किधर डिफाइन करना है? मान लो इधर मैंने डिफाइन कर लिया है। ठीक है, और ये भी मैंने इधर ही डिफाइन कर लिया। सो दिस इज R10, ऐसे लिख लेता हूँ R10, बिकॉज 10 नहीं 12 लिख लेते हैं, 1 से 2 की तरफ, एंड दिस इज R2 to 3। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। ठीक है, अब यहां पर वैल्यूज पुट कर लो। K की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁻9। Q1 क्या है? 3 माइक्रोकुलाम, वैल्यू चेंज कर लो -6। Q2 क्या है? -4 माइक्रोकुलाम। तो यहां पर क्या करोगे? आप 4 यूज कर सकते हो इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय R 50 सेंटीमीटर है, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो ये आप यूज़ करोगे 50 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। अब क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है तो अब आपने देखना है कि इसमें वेक्टर किधर लगेगा, कौन सा, जो R12 है ये R12 कैप ही आएगा या फिर इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो ये देखो R12 तो इधर की तरफ डिफाइंड है, अब फोर्स इसके ऊपर देखना है। अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इट मींस फोर्स इधर लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू R12, इट मींस माइनस R12 आ जाएगा, R12 कैप माइनस ऑफ R12 कैप। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा फाइनली, तो इसमें यहां पर देखते हैं जरा हम जो R12 कैप, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो F21 हमारा क्या आ जाएगा फाइनली, F21 ये पावर्स थोड़ी सी सॉल्व करते हैं। 3 4 जा 12 इंटू 9 एंड माइनस 12 पावर एंड हेयर इज 9 पावर, सो माइनस का 3 पावर बचेगा एंड अपॉन में ये इसका स्क्वायर करोगे तो 2500 आ जाएगा एंड 10⁻⁻4 आ जाएगा एंड माइनस R12 कैप। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, 2 पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 2 बचेगी, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, तो 12 इंटू 9 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻1 बचेगा, 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का R12 कैप। ये आ गया। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 108 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻1 R12 कैप। दिस वन इज F21। ठीक है। सिमिलरली आप निकालोगे F23। अब F23 क्या आएगा, नाउ फोर्स ऑन 2 और मे बी यू कैन से Q2 ड्यू टू Q3। बताओ जरा क्या आएगा, सिर्फ यही प्रोसेस यूज करना है, इसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे सारा कुछ। क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पर 4 था यहाँ 3 था, तो 4 तो अभी भी रहना है बट 3 की जगह 5 आ जाएगा, यहाँ 70 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टोटल हमारा 120, ध्यान रखना टोटल 120 है, तो ये कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक ये बचेगा 70, तो इतना डिफरेंस आएगा। यहाँ 50 की जगह 70 आएगा, यहाँ आएगा 5। फाइन। तो क्या हम लिखेंगे इसको, F2 ड्यू टू 3 जो लिखेंगे हम वो क्या लिखेंगे, यही रहेगा 9 इंटू 10⁻⁹, फिर ये आ जाएगा हमारा 4, 3 की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 10⁻⁻6 अपॉन 70 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। एंड यूनिट वेक्टर आपने लगाना है कैप, कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करोगे, सो यूनिट वेक्टर हमारा यूज होगा, आप देखो R23 डिफाइंड है किस डायरेक्शन में, R23 हम लोगों ने डिफाइन किया है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, लेकिन जो फोर्स आ रहा है उसको देखना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, कौन सा, F23 की डायरेक्शन क्या है। तो F23 भाई ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इट मींस ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, मींस दिस डायरेक्शन। तो फोर्स इसके अपोजिट आ रहा है, 2-3 के अपोजिट आ रहा है, इट मींस इसको जब वेक्टर फॉर्म में, अभी ये मैग्नीट्यूड में लिख लो, चलो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, F23 वेक्टर इज इक्वल्स टू, सॉल्व कर लेते हैं, 9 इंटू 5 इंटू 10 का पावर कितना बचेगा, माइनस का 3 अपॉन 4900 इंटू 10⁻⁻4 इंटू R23 का अपोजिट, सो माइनस R23, ठीक है। अब क्या होगा देखो जरा, अब यहाँ पर ये कुछ पावर्स अगेन कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 पावर यहाँ से कैंसिल होगी, फिर ये 1 पावर इधर से कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, 2-3 वेक्टर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 5 अपॉन 49
इंटू 10⁻⁻1 एंड माइनस R23 कैप, ये आया आपके पास F23 एंड दिस वन इज F21 एंड नाउ फाइनली ऐड देम। तो अब इनको ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? अगर थोड़ा सा और डिवाइड कर लेते हैं, सीधा सीधा एडिशन हो जाएगा तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा। एंड अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स चला जाएगा, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, एंड देन इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9, राइट, एंड माइनस का 10⁻⁻1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09 एंड माइनस का R23 कैप, ठीक है, माइनस का R23 कैप। एंड सिमिलरली इसको भी अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ऑलमोस्ट 4 समवेयर अराउंड यू कैन से 0, ठीक है, एंड 4.4 वी कैन से 4.04 ही लिख लेते हैं सीधा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1, सो वी कैन से 0.4 एंड माइनस का R12 कैप। अब R12 और R23 ये सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो इनको ऐड कर दो क्योंकि ये R12 इधर डिफाइन किया था, R23 भी इधर डिफाइन किया था, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट आ जाएगा। अब कैप है इनका, तो कैप में क्या होगा? कैप में जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, डायरेक्शन शो करनी है सिर्फ, तो कितना हो जाएगा? F जो नेट आएगा हमारा दैट विल बी F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर, ठीक है। अब F21 वेक्टर कितना है हमारा? 0.4 राइट, एंड विद R21 कैप माइनस प्लस 0.04 एंड दिस इज माइनस R23 कैप। सो फाइनली क्या मिल जाएगा? इनको ऐड कर दोगे आप, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो इनको कॉमन ले सकते हो, दोनों की जगह कोई एक वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, दोनों की जगह कोई सा एक वेक्टर यूज कर लो, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन मैंने सेम डिफाइन करी थी एंड जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो ये कितना हो जाएगा? दिस वन इज 9, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 9, सो ये आ जाएगा हमारा 0.49 और मे बी कि R12 कैप का डिफाइन कर लिया, दिस इज योर नेट फोर्स। R12 के अपोजिट डायरेक्शन में 0.49 न्यूटन फोर्स लगेगा। ओनली मैग्नीट्यूड अगर आपने देखना है तो कितने न्यूटन फोर्स लग रहा है? 0.49 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द 3 कूलम्ब चार्ज, टुवर्ड्स द 3 कूलम्ब चार्ज ये हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड था ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब यहाँ पर मल्टीपल चार्जेस के कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ट्राइंगल के फॉर्म में चार्जेस दे दिए जाएंगे, रेक्टेंगल के फॉर्म में दे दिए जाएंगे, स्क्वायर के फॉर्म में दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो उस तरह से आपने यहाँ पर सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। अब मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर, जो कि स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। सो लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। So question is we have 4 charges. We have 4 charges placed on the corners of a square. Corners के स्क्वायर पर क्या है? 4 चार्जेस रखे हुए हैं and all the charges are equal. All the charges are equal. मैग्नीट्यूड एंड साइन दोनों ही इक्वल है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज है। मे बी दिस इज ए, हियर इट इज बी एंड दिस वन इज सी एंड डी। अब क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द
net force on the charge placed at D. So this charge पर net force बताना है, and the side of square is A. Side of the square is A. तो क्या करना है अब हमें? अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम। एक तो हम वेक्टर एडिशन का जो ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड आपने 11th क्लास में पढ़ा था उससे कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म यूज करें एंड देन यूजिंग दैट वेक्टर फॉर्म वी कैन फाइंड आउट द आंसर। तो मैं वेक्टर फॉर्म से कर रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो ट्राई विद द पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। जो जिसमें मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है उसको यूज करके भी आप कर सकते हो, राइट। तो किस तरह से करोगे देखो जरा। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म के लिए हमें इसके कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करने। एक पॉइंट को आप कुछ भी एज्यूम कर लो, कुछ भी मीन्स ओरिजिन ही एज्यूम कर लो, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन इट लाइक ऑल द पॉइंट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर मैंने माने ये है सपोज 0 0 0, देन इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे दिस, क्योंकि हमने जो अपना एक्सिस एज्यूम किया है वो इस तरह से, दिस इज एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव बाई एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a 0 0, ठीक है। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a 0 0, एंड इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 a 0, बिकॉज बाई एक्सिस पे जाना है, z और x 0 है, z और x 0 है, ठीक है। एंड इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, दैट वी कैन राइट लाइक दिस वन a एंड दिस a। सो x भी a है, y भी a है, z 0 है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाले हुए हैं इनके वेक्टर निकाल लेते हैं। तो वेक्टर क्या निकालेंगे भाई, ये यहां पर आपने डिफाइन किया है कि a से d की तरफ। तो अगर आप इनको डिफाइन करो कि ये वेक्टर है मान लो मेरा r1, ठीक है, ये वेक्टर है मान लो मेरा r2, एंड ये वेक्टर है आपका r3। देन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ये, ठीक है, बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो क्या करोगे, पहले आप निकालो फोर्स ऑन d ड्यू टू a, किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, बिकॉज दोनों पॉजिटिव में रिपेल करेगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा होगा फोर्स, ठीक है। एंड देन आपने क्या करना है, ये जो बी ऑब्जेक्ट है मेरा, इसकी वजह से फोर्स निकालना है। इसके ऊपर क्या होगा, अलोंग द डायगोनल, अलोंग द डायगोनल ये फोर्स होगा दिस, एंड आफ्टर दैट सी पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से फोर्स निकालना है। तो पॉइंट सी पर जो चार्ज है इसकी वजह से फोर्स किधर होगा, हमारा इधर होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लो मैंने ये F1 ले लिया, F2 ले लिया, ये F3 ले लिया, ठीक है। सो F1 क्या हो जाएगा, सारे फोर्सेस निकालने हैं, देन वेक्टर सम कर लेना है। तो F1 क्या हो जाएगा, देखो जरा, फोर्स ऑन D ड्यू टू A, F1 ये डिफाइंड है। इसको थोड़ा सा लेंदी कर देते हैं इस वेक्टर को, दिस इज माय F1, ठीक है, एंड दिस इज F2 F3। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे पॉइंट के, A 0 0। तो अब F1 क्या लिखोगे, K दिस चार्ज Q, दिस चार्ज Q डिवाइडेड बाई बीच का डिस्टेंस, ठीक है, उस बीच का डिस्टेंस का होल क्यूब, लाइक दिस। अब ये क्यूब मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपको एक वेक्टर फॉर्म जब बताई थी तो उसमें फाइनल जो फॉर्मेशन बताया था, फाइनल जो रिजल्ट बताया था वो मैंने ये बताया था कि F12 अगर मेरे पास है तो उसको किस तरह से लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन या तो R12 कैप R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप लगा दो, ये लिख सकते हो। या फिर आप क्या करते थे, इसको और थोड़ा एक्सटेंड करके इस तरह से लिखते थे, F12 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब मल्टीप्लाइड, और मे बी इसको भी थोड़ा सा ऐसे लिखते थे
R21 means R1 minus R2 वेक्टर एंड इसका क्यूब देन R1 माइनस R2 ये मॉड के अंदर इस तरह से लिखते थे। ठीक है, अब दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, मर्जी आप इसको यूज करना चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, एंड दिस वन यू कैन यूज इफ यू वांट, यू कैन यूज दैट फॉर्मूला आल्सो। ठीक है, सो कैप से यूज कर लेते हैं, चलो कैप के साथ कर लेते हैं। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये तो यही है, ये पूरा डिस्टेंस, तो इसका मैग्नीट्यूड यही होगा। ठीक है, बिकॉज इस डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा मेरा वो क्या आएगा, ए आई कैप। इस डायरेक्शन में ये वाला जो वेक्टर आएगा ये ए आई कैप, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा ये क्या आएगा, माइनस का ए जे कैप, क्योंकि एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक फोर्स इस डायरेक्शन में, और ये वाला वेक्टर हमें निकालना, ये इंपॉर्टेंट वेक्टर है। ये वेक्टर आप किस तरह से निकालोगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो आपको पता है कि वेक्टर एडिशन मैंने पढ़ाया है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर यू कैन यूज। तो चलो मैं निकाल लेता हूं यहाँ पर ये वेक्टर क्या आएगा हमारा। तो ये वाला वेक्टर तो आपको पता है कितना हो गया, ए, ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा, ए जे कैप, और ये हो गया हमारा ए आई कैप। तो हम ये लिख सकते हैं यूजिंग ट्राइंगल रूल, यूजिंग ट्राइंगल रूल क्या लिख सकते हैं हम, using triangle rule we can write it a j cap प्लस इसको कुछ मान लेते हैं, सपोज r वेक्टर मान लिया, प्लस r वेक्टर इज इक्वल्स टू a i कैप। तो r वेक्टर क्या हो जाएगा, a i कैप माइनस a j कैप, और यू कैन से a i कैप माइनस j कैप। ये आ गया वेक्टर r, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये वाला आ गया। तो क्या लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड यही रहेगा, स्क्वायर कर लिया। इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा हमारा, तो ये देखना पड़ेगा यूनिट वेक्टर इसका क्या आएगा भाई। यूनिट वेक्टर अगर आप लिखोगे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ए आई कैप, और इसका जो इसका यूनिट वेक्टर जब आप लिखोगे निकालोगे देन क्या आएगा, फॉर्मूला पढ़ा आपने, ए वेक्टर इज इक्वल, ए का कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, दैट फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो देन ए नीचे एक और एक्स्ट्रा आएगा एंड देन यहां पर ये वेक्टर आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, ए क्यूब, ये वाली फॉर्म, एंड देन दिस वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, ए आई कैप। ठीक है, अब यहां से ये ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो जरा क्या बचेगा मेरे पास, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई कैप, ये आ गया मेरे पास F1। सिमिलरली व्हाट विल बी F3, F3 निकाल लेते हैं पहले। F3 क्या आएगा, K Q इंटू क्यू अपॉन, अब ये बीच का डिस्टेंस दिस वन, इसका क्यूब ए क्यूब, और यही वेक्टर नीचे की तरफ, ऐसा नीचे की तरफ डिफाइंड होना चाहिए, बिकॉज फोर्स हमारा F3 डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव बाई एक्सिस पर है। तो नेगेटिव बाई एक्सिस पे कौन सा वेक्टर डिफाइंड है, माइनस ए जे कैप, माइनस ए जे कैप। एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से क्या मिलेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस जे कैप, एक फॉर्मूला ये आ गया। सिमिलरली हम लोग अब निकालेंगे F2। सो व्हाट इज दिस F2, देखो जरा F2 क्या आ रहा है, F2 इज K Q इंटू क्यू अपॉन दैट डिस्टेंस, दैट। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये वेक्टर तो आपको पता चल गया कितना आया था, ये वेक्टर तो यहां पर हमने कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा दिस स्क्वायर अंडर रूट ए अंडर रूट 2, मीन्स ए तो बाहर आ जाएगा, देन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो फाइनली ये आएगा ए रूट 2। क्लियर, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ए रूट 2 आएगा, और ए रूट 2 का आपने क्या करना है, क्यूब करना है, एंड यहां पर क्या लिखना है, ए आई कैप माइनस जे कैप।
बिकॉज आई कैप माइनस जे कैप ये जो वेक्टर डिफाइंड है उधर ही हमारा फोर्स है। तो अब स्क्वायर करोगे तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, F2 क्या मिलेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रूट 2 का क्यूब करोगे तो 2√2 आएगा इंटू ए आई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। बिकॉज √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2, √2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 2√2। अब ये सारे फोर्सेस ऐड कर दो तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स ऑन डी कितना हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू दिस वन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई कैप प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस जे कैप प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 ए स्क्वायर आई माइनस जे कैप दिस। ठीक है, एंड यहाँ से आप क्या करोगे, इसको कॉमन ले लोगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, फाइनली मेरे पास क्या बचेगा आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 1/2√2 आई कैप माइनस जे कैप। इसको और चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड देन मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, यहाँ पर आई के साथ आई वाला वेक्टर ले लेना, जे के साथ जे वाला वेक्टर आ जाएगा, देन आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं एंड यू विल गेट द मोर सिंप्लीफाइड आंसर। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनली आंसर आया है और यूजिंग दैट वेक्टर फॉर्म हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसमें हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फॉर्म डिस्कस करेंगे। अभी मैंने ये वेक्टर फॉर्म से कुछ क्वेश्चंस बताए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म से भी क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे कि दोनों मेथड आ जाएं, तो जो भी आपको इजी लगे वो मेथड आप ट्राई कर सकते हैं एग्जाम में। दोनों ही मेथड करेक्ट हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप कोई सा मेथड यूज करो एग्जाम में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो अभी जो आपको ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस कराए हुए हैं ये आपको लिंक में दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देखो एंड वहाँ से ये असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिए। देन उसमें बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।